अगर आप अपना करियर शुरू कर रहे हैं 25,000 30,000 मंथली सैलरी पर, तो किस तरह आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने चाहिए। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि जब आप 25-30 हज़ार से सैलरी शुरू करते हैं तो वो सैलरी लाइफ टाइम तो नहीं रह जाएगी, लाइफ टाइम तो सैलरी बढ़नी चाहिए। हमने इसके बारे में कई बार बात की है कि हम करियर सोचना चाहिए जब आप जॉब के बारे में सोचते हैं तो, और सैलरी हर साल बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा, तो उस पैसे का क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, कुछ पॉइंटर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला है कि कुछ फाइनेंशियल गोल सेट कर लीजिए। अगर आप कॉलेज से निकले हैं, आपके ऊपर कोई डेट है, किसी तरह का कोई उधार है, कोई लोन है, तो पहले उसको पे करने का एक गोल बना लीजिए। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि यार गोल है ऐसा बना ले कि 1 साल में मुझे अपना लोन पे कर देना है, तो मैं जी जान लगाकर हर सुख सुविधा से काट कर खुद को लोन चुकता कर रहा हूं। नहीं, एक नॉर्मल पेस बनाइए कि अगर मैं इतना मंथली सेव करते जाऊंगा तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मैं अपना लोन पे ऑफ कर दूंगा। मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैं कॉलेज से निकला था मणिपाल से, मेरे ऊपर काफी बड़ा लोन था, 10 लाख का लोन था। तो मैंने कई साल लगा के उसको 3-4 साल में, मेरे दोस्तों के साथ भी सेम ही था, तो सबने अपने ऐसा गोल बनाया कि यार 3-4-5 साल में हम उस लोन को आराम से चुकता कर देंगे। उसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपना लाइफस्टाइल भी बहुत खराब करके, बहुत तोड़ मरोड़ के जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है। तो ऐसा भी नहीं करो कि यार बस सेव करने के लिए कमाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, यानी कि रेनी डे सेविंग्स कहते हैं इसको। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, आज जो आपके हाथ में जॉब है, कल को रहे ना रहे, कुछ और भी हो सकता है, तो आपके हाथ में इतना कैश हमेशा होना चाहिए कि आपके 3 से 6 महीने का खर्चा उससे चल जाए। उतना कैश, उस कैश को आपको ऐसा रखना चाहिए कि वो आपके पास लिक्विड रहे। तो अगर आप मान लीजिए उसको लोन में डाल देते हो तो वो लोन से वापस तो निकाल नहीं सकते हो। अगर आप उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो जहां पे 5 साल का लॉक इन पीरियड है, 10 साल का लॉक इन पीरियड है, या आप उससे घर खरीद लेते हो, तो फिर आपको मुसीबत के समय में घर तो तुरंत नहीं बिकेगा, तो आप क्या करोगे। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए जरूरी है कि एक 3 से 6 महीने का रेनी डे फंड रख ले। इससे ना बड़ी मानसिक शांति होती है। इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि भैया अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि अगर मेरा जॉब बहुत खराब लगेगा, मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यार बहुत परेशानी हो रही है, मैं सीख नहीं रहा हूं, तो मैं शांति से अपना जॉब छोड़ के नमस्ते प्रणाम करके दूसरी जॉब में जा सकता हूं। और उसके लिए अगर मुझे 2, 3, 4, 6 महीने की प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास उतने फंड्स हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तीसरी चीज है कि अपने CTC को अच्छे से समझे। तो जब हम बात करते हैं CTC की, तो अधिकतर लोग मजाक उड़ाते हैं कि नहीं, हम तो बस टेक होम सैलरी जानना चाहते हैं कि टेक होम क्या है और मेरे हाथ में कितना आएगा टैक्स कट कुटा के। लेकिन उसके अलावा भी आपका एम्प्लॉयर आपको बहुत कुछ दे रहा है। हो सकता है आपको एक हेल्थ बेनिफिट हो, आपका PF हो, ये सब तो होना ही चाहिए, और उसके साथ स्टॉक ऑप्शंस हो। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है कि आपके पास ये क्या अलग अलग कैश आ रहा है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझने की जरूरत है और इनको भी एज सेविंग्स कहीं काउंट करने की जरूरत है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चौथी चीज है फ्यूचर के लिए अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देना। तो देखिए, 2 तरह की चीज हो सकती है। एक तो या तो आप लोन पे कर रहे हो या आपके ऊपर लोन नहीं है तो आप सेविंग्स कर रहे हो। तो जितनी जल्दी सेविंग्स करोगे उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपको हेल्प करेगा। अब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको यही बात कहते रहते हैं कि जल्दी सेविंग करो, तो वो कंपाउंडिंग आपको हेल्प करता है। इस पे मैं फिर से एक बार कहूंगा कि इतनी सेविंग्स मत करने लगना कि जिंदगी का कोई मजा ही नहीं है। जिंदगी सेविंग्स के लिए नहीं है, सेविंग जिंदगी के लिए है। लेकिन हाँ, इसका ये दूसरा मतलब भी नहीं है कि आप योलो और ZNMD करने लगो और कहो कि भैया जो पैसे आ रहे सब उड़ा दूंगे, कुछ सेविंग्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज आपको 30s में 40s में परेशान कर सकती है। तो इसलिए थोड़ी सेविंग्स की हैबिट शुरू से ही डाल लेनी चाहिए और इन्वेस्ट करने लगना चाहिए। 5वीं चीज है कि आप लोन या डेट को समझे। तो मैं तो देखा हूं, खुद भी अपने दोस्तों के साथ भी देखा था, अब तो खैर समझदार हो गए हैं सब लोग, लेकिन स्टार्टिंग में सबको क्रेडिट कार्ड मिलता है और लगता है यार क्रेडिट कार्ड तो बहुत सही है भाई, इसका तो मतलब जितना मजा लिया जाए उतना कम है। और क्रेडिट कार्ड वाले आपको फ्री में क्यों इतने पॉइंट्स देते हैं और ये सब देते हैं, इसीलिए ताकि आप बिना मतलब का खर्चा करो, उसको पे नहीं कर पाओ और फिर उस पर इतना सारा इंटरेस्ट भरो। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हाई इंटरेस्ट होता है। देखो, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 44% पर एनम तक चला जाता है। 2-2.5% महीने से लेके 50% पर एनम तक चला जाता है। तो सोचो कि अगर आपने उस पर कोई खर्चा किया तो कितना ज्यादा, 4x 5x पे कर रहे हो आप किसी भी और चीज से। तो अगर आप सेविंग्स कर रहे हो तो आपके सेविंग्स में मे भी 10%, मे भी 12%, बहुत अच्छे केस में 15% मिल रहा होगा एनुअली। पर अगर आप उस सेविंग्स को करते हुए बोलोगे कि क्रेडिट कार्ड का पैसा तो चल मैं अगले मंथ भर दूंगा और इसका इंटरेस्ट दे देता हूं, तो आपने एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया वहां पे, क्योंकि आप 15% कमाने के चक्कर में 50% इंटरेस्ट भर रहे हो। कोशिश करोगे जितना ज्यादा हो सके क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर दिया जाए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है
और जो बाकी लोन्स हैं आपके जिनमें भी ईएमआई लगी हुई है उनमें आप कोशिश करोगे कि डिफॉल्ट ना करें, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है डिफॉल्ट करने से। तो इसलिए मैंने कहा था रेनी डे फंड्स। तो अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो, पैसे खर्च हो गए हैं, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, कुछ भी हो गई, तो ये रेनी डे फंड्स आपके क्रेडिट स्कोर को खराब होने से, आपको बहुत सारा % इंटरेस्ट देने से बचा सकते हैं। देखो रिटायरमेंट का भी टेंशन थोड़ा ले लेना चाहिए। अभी तो खैर जॉब शुरू हुई है, आप 22-21 साल के हो और अभी 40 साल और रिटायरमेंट में, लेकिन यहाँ पर भी जो आप पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो वो टैक्स, उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो पीएफ का कंट्रीब्यूशन जरूर से एम्प्लॉयर का मैच कर लेना चाहिए आपको। ये भी होता है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जॉब में जाते हो तो आपको अपना पीएफ का जो नंबर होता है वो शेयर करना होता है, ताकि आपका एक ही पीएफ अकाउंट रहे। तो छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी चीजें हैं। आमतौर पर आपके पहले जॉब में आपका एम्प्लॉयर इस चीज का टेंशन ले लेता है, वो ऑलरेडी पीएफ को मैच करता है, लेकिन आपको भी ये समझना चाहिए कि आखिर पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड आपके रिटायरमेंट के लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा अमाउंट दिखता है, अभी तो आपके पे स्लिप पे ये बहुत छोटा अमाउंट दिखेगा। अगर 25,000 सैलरी है तो 1,000-1,500 रुपए दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पीएफ का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा ओवर टाइम वो कंपाउंडिंग, क्योंकि ये 40 साल की कंपाउंडिंग है, बहुत अच्छा पैसा हो जाता है आपके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो आपको इस चीज को थोड़ा समझ तो लेना ही चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें से किस टॉपिक पे तुम्हें एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताते जाना, और फिर से एक बार कह रहा हूं सब्सक्राइब करना मत भूलना। सातवीं चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अपना क्रेडिट रिपोर्ट रिव्यू करते रहना। स्पेशली अगर आप क्रेडिट कार्ड लिए रखे हो तो कभी कभी कुछ हिडन चार्जेस होते हैं, कोई चीज होती है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है। अब लोग भैया सिबिल स्कोर, यार भैया अभी से इन चीजों के लिए परेशान हो जाए क्या? होना पड़ता है यार। देखो अभी नहीं है, फाइनेंशियल गोल्स की बात है ना। आज से अभी जो तुम जॉब में जा रहे हो, इसके 5 साल बाद में भी तुम एक कार खरीदने जाओगे, मे भी 8 साल बाद तुम एक घर खरीदने जाओगे, और इन चीजों के लिए शायद तुम लोन लेना चाहो। सबके पापा के पास तो बहुत पैसा होता नहीं है, हम लोगों के पास तो नहीं है। तो फिर आपको जब लोन लेना होगा तो ये सिबिल स्कोर आपका, ये क्रेडिट स्कोर आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान भी नहीं होगा कहाँ पे आपने कहीं गलती कर दी, कहीं कोई छोटा सा ईएमआई लिया और उसको भरना भूल गए, ऐसा कुछ किया आपने, और उसके कारण आपका सिबिल स्कोर इंपैक्टेड है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी रेगुलरली स्कोर को चेक करते रहोगे तो अगर क्रेडिट रिपोर्ट कहीं खराब भी हुआ है तो आपको टाइम मिलेगा उस रिपोर्ट को हील करने के लिए। 8वीं चीज है कि एक फ्यूचर थोड़ा प्लान कर लो। देखो मैं ऐसा नहीं कहता कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से होगा, लेकिन प्लान होने से थोड़ा आइडिया तो रहता ही है। अभी जैसे मैं कह रहा था, पहले शायद आप अपना एजुकेशनल लोन पे करना चाहोगे, या मम्मी पापा का कोई कर्जा है तो उसको खत्म करना चाहोगे, क्योंकि अधिकतर मिडिल क्लास फैमिली बच्चे को पढ़ाते हैं तो कर्ज तो हो ही जाता है। तो उस कर्ज को पहले आप 2-3 साल में खत्म करना चाहोगे। आपको अपने गोल्स को इस तरह से करना चाहिए, 3 साल में लोन खत्म, 6 साल में शादी, उसमें यहाँ पर मुझे इतना खर्चा चाहिए, उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद मैं फैमिली शुरू करूंगा, उसके लिए इतने खर्चे चाहिए, उसमें मुझे एक एसेट लेना होगा कार, उसके 2 साल 3 साल बाद यानी कि 12 साल में मैं अपना घर बुक करने जाऊंगा। अभी के रेट के हिसाब से घर बुक करने के लिए मुझे इतना डाउन पेमेंट यानी इतना कैश चाहिए, क्योंकि बैंक अगर लोन दे भी दे तो आपको 20% डाउन पेमेंट तो करना ही पड़ता। तो अगर आप 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो तो 20 लाख कैश आपको चाहिए, और 12 साल बाद वो कैश और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको प्लान करना होगा, और ओवरवेल्म मत हो जाना अब ये सोच के कि अरे यार 25,000 की सैलरी में कैसे करेंगे सब कुछ। ये भी हम बात करेंगे अपनी लंबी लकीर सीरीज में कि 25,000 की सैलरी आपकी रहती नहीं है, सैलरीज बढ़ती जाती हैं और इन चीजों का ध्यान होता जाता है। लेकिन एक गोल सेट कर लेने का फायदा ये होता है कि आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे ये गेम कैसे खेलना है, तो मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड होकर मैदान में उतरूंगा। एक और चीज जो आप कर सकते हो कि आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हो। देखो इसमें भी कोई तुक्का नहीं लगता, इसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से सीनियर हो जाते हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंसल्टेंसी कर सकते हो, और इसमें एक अच्छा खासा पैसा आपको आने लगता है। जरूरी नहीं कि हर कोई कंटेंट क्रिएटर ही बन जाए, मेरे को कंपटीशन दे। ये भी कर सकते हैं कि आपको जो स्किल आता है आप वीकेंड्स पे उसके बारे में थोड़ा काम कर लें और अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। मैंने काफी सारी फ्रीलांसिंग की है और काफी सारे पैसे बने हैं, क्योंकि एक समय स्ट्रेस आ गया था लाइफ में कि यार घर लिया था और उसका डाउन पेमेंट किया था किसी से लोन लेके, तो वो कैश तुरंत से तुरंत चुकाना था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 3-4 महीने फ्रीलांसिंग की, उतना कैश बन गया, चुका दिया। तो कर सकते हैं ऐसे, जबरदस्ती का स्ट्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक और इनकम स्ट्रीम होने के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है कि यार क्या पता कल ये जॉब रहे ना रहे, क्या होगा। और दूसरी चीज ये होती है कि आपका ना एक और स्किल डेवलप हो जाता है। जैसे जब हम इंजीनियर होते हैं तो हम बस सोचते हैं कि अरे बस हम कोडिंग कर लें हमारा काम हो जाए, लेकिन जब आप फ्रीलांसर होते हैं तो आपको कैसे क्लाइंट से बात करनी है, कैसे पिच करना है, कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, ये सब चीजें भी आप सीख जाते हो। तो एक तरह की लर्निंग भी होती है जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तो फ्रीलांसिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है एक और इनकम स्ट्रीम बनाने में। फाइनेंशियल वेल बीइंग का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए फाइनेंशियल वेल बीइंग कैसे खराब होता है, जैसे कि आपको कोई इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी किस तरह की होती है? हेल्थ इमरजेंसी। अब आप बीमार पड़ गए, शरीर
घर में कोई और बीमार पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ले लें। आमतौर पर कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं और ठीक ठाक लिमिट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट आपके लिए अच्छा हो। अगर आपके घर में लोग थोड़े बीमार हैं या आपको लगता है कि मम्मी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, पापा की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, तो मान लीजिए आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है उस पर 3 लाख की लिमिट। अब ये जो 3 लाख की लिमिट होती है ये सब में शेयर होती है, चारों में। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप उस पर एक टॉपअप ले सकते हो, आप अलग से एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हो। पर इस चीज पर भी सोचना, जिस तरह हमने इतनी बात की, इसी तरह आपको भी इस पर काफी सारा सोचने की बहुत जरूरत है कि आपको किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो पैसा रखते हुए आप किसी को मरने तो दोगे नहीं। तो क्या होगा, जो आपके रेनी डे सेविंग्स हैं, जो आपने अपने करियर के लिए या किसी ऐसी रिसेशन के लिए सोच के रखा होगा, वो आपके यहाँ खर्च हो जाएगी, जो आराम से हेल्थ इंश्योरेंस कवर कर सकता था। तो ये एक फाइनेंशियल एडवाइस बहुत ज्यादा गांठ बांध के रखिए कि विदाउट हेल्थ इंश्योरेंस तो कभी मत रहिए, और अपने परिवार वालों को भी मत रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कवर्ड हैं और आपके पापा नहीं कवर्ड हैं, आपकी बहन नहीं कवर्ड है, आपके भाई नहीं कवर्ड है, तो आपके ऊपर वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं, जैसा कि हम सब हैं, तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट वाला मेरा फेवरेट है कि देखो यार, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात हम तब से कर रहे हैं, पर इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अब तुम सुबह शाम स्टॉक मार्केट खेलने लगो। ये जो चीजें हैं इनको ऑटोमेट कर लेना बहुत जरूरी है कि मंथ के स्टार्टिंग में मेरा ये सेविंग्स कट जाए, मेरे ये पैसे वहां चले जाए, जहां लोन पे जाना है वहां चले जाए, जहां क्रेडिट कार्ड पे जाना है वहां चले जाए। तो जब मैं सुबह उठूं तो मुझे ये सब टेंशन ना हो, ये परेशानियां ना हो कि मेरा फंड कैसा कर रहा है। वो ऑटोमेटिक है, वो आपकी जिंदगी का बहुत छोटा परसेंट है। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि आपकी सैलरी बढ़े, आपका करियर बढ़े, ना कि भैया 15% बढ़ रहा है, 16% बन रहा है, 10% कमा रहे हैं, 20% कमा रहे हैं। इन छोटे अमाउंट्स पे, छोटे छोटे परसेंटेजेस पे आपकी लाइफ नहीं फंसी रहनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एडवाइस है आज के दिन की, कि आप अपना समय और अपना पैसा दोनों एक जगह ना खर्चा करें। अपना समय अपने को बढ़ाने पे खर्चा करें, और अपना पैसा सेविंग्स में जो अच्छे प्लान है उस पे खर्चा करें कि भाई ये नॉर्मली बढ़ जाएगा, नॉमिनली बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, बाकी सब मैं खींच लूंगा। आखिरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक बोनस का चेक आया, या आपके पास आया कि भैया आपकी सैलरी बढ़ रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप जाओगे फ्लिपकार्ट पे, आप बोलोगे आईफोन, आप बोलोगे यार बहुत दिन से ये जॉर्डन के जूते देख रहा था, ये कर रहा था, ये सोच रहा था, ये करूंगा, और सारे के सारे पैसे आपने क्या किए, खर्चे कर दिए। और उसके बाद आपका मन तभी भी नहीं भरा। अगर आपकी सैलरी बढ़ी है तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे यार अब तो मुझे 1 BHK में काम नहीं चलता, कपड़े रखने के लिए एक अलग रूम चाहिए, क्योंकि इसी रूम में कपड़ा रहता है तो सरियाना मुश्किल हो जाता है, 2 BHK लेंगे, है ना, क्योंकि भाई पैसा बढ़ गया है, क्या करेंगे, और 4 जूते खरीदेंगे। जो जिंदगी आपकी अच्छी सी चल रही थी प्रीवियस सैलरी में, उसमें आप जबरदस्ती अपने खर्चे बढ़ा लोगे। इसी को आप कहते हो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, कि यार मैंने बड़े दिन मन मार के काम किया, अब मैं अपने पैसे पूरे खर्च करना चाहता हूं। इससे क्या फायदा हुआ? जब आपकी सैलरी बढ़ी, जो जरूरतें हैं उनको पूरी कीजिए, जो इच्छाएं हैं थोड़ी मोड़ी उनको भी पूरी कीजिए, लेकिन सारा का सारा पैसा मत खर्चा कर दीजिए। इसी तरह से क्या होता है कि आप हमेशा इस चक्र में घूमते रह जाते हो कि सब सैलरी जितनी भी बढ़ती है आपको लगता है यार कम ही है, क्योंकि अब मेरी इच्छाएं वो हैं। अगर मेरी इच्छा पहले आईफोन की थी तो अब मेरी आईफोन प्रो की है, अगर प्रो की थी तो अब प्रो मैक्स की है, तो यही होता रहता है। और अगर प्रो मैक्स मिल गया तो आई वॉच की है, अगर आई वॉच मिल गया तो आई मैक की है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है। तो इन इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी है, और ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के तरफ उनको डाइवर्ट करूंगा। और इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में कि 3 साल, 6 साल, 9 साल, 12 साल, इन सालों के फाइनेंशियल गोल्स होने चाहिए और एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि सैलरी तो बढ़ेगी ही। आप मेहनती इंसान हो, आप हमारा वीडियो देखते हो, हमारे आशीर्वाद से आपका सैलरी बढ़ना ही बढ़ना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सैलरी तो बढ़ेगी ही, लेकिन अगर सैलरी बढ़ रही है तो उस पैसे को अपने ऊपर डाइवर्ट ना करके फ्यूचर तने प्रताप पे डाइवर्ट करना बहुत जरूरी है। देखो, हर इस टॉपिक पर हम लोग काफी सारी बातें कर सकते हैं और बातें करेंगे। तो अगर तुम्हें पसंद आया है तो जरूर से एक प्यारा कमेंट डालते जाना, लाइक करते जाना, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अगर दोस्त भी सेम मानसिकता के हो जाएंगे ना, अंड संड खर्चा नहीं करेंगे, हर दिन दुबई थाईलैंड का ट्रिप नहीं बनाएंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। नए वीडियोस आएंगे तो कैसे पता चलेगा।